गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज हिमांशी एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन करियर विल ऐप। होपफुली आप सभी बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज हम पढ़ेंगे क्या? आज हम पढ़ेंगे जेंडर। ठीक है ना? हाँ हाँ, देखो, गुड़िया ने अभी मुझे याद दिलाया कि उन्होंने फीस दी है, बाकी लोग बेचारे ऐसे ही हैं, है ना? देखिए एक बार, कमाल करते हो यार, कहाँ से सीखते हो ये सब? है कहाँ से आ जाता है दिमाग में ये? है कभी गए नहीं हो क्या ऑफलाइन ऑनलाइन कहीं कोचिंग वोचिंग में? कभी 10-5 मिनट लेट होता है टीचर की नहीं? कमाल करता हो। देखो एक बार, गुड़िया की फीस आज से 15,000 करेंगे हम। ये 1,000-1,500 बैच में नहीं चलेगा इनका। इनको ऑफलाइन बुलाएंगे, स्पेशली घर में रखेंगे, आराम से साथ में बातें करेंगे टाइम से, है ना? देखिए एक बार, मजाक कर रही हूँ, चलो आते हैं फटाफट से। हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं क्या? जेंडर यानी लिंग। ठीक, जेंडर 1 नंबर का टॉपिक है, चाहे वो सीटेट हो, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, है ना? 1 मार्क में आपसे जेंडर पूछा जा सकता है और सोशलाइजेशन से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, तो सोशलाइजेशन के जस्ट बाद जेंडर हमें पढ़ना होता है। ठीक है जी। मम्मी की तबीयत बेटर है यार अभी, फाइनली अभी वो उनको वार्ड में शिफ्ट कर दिया। चलिए, तो समझे कहानी क्या है आज की। ईवीएस की और क्लास नहीं हो रही है बायो की, चलो मैं पता करके बताती हूँ। ठीक है ना? ये सही होता है मैम, है ना? जर्नल सही है। कैमरा ब्लर है, सही कीजिए यार। ब्लर तो नहीं लग रहा है कहीं से भी मुझे, तो आप बताओ अगर ब्लर लग रहा है तो। चलिए करें यार, कुछ फंस गई थी किसी का। ऐसे लोगों के कमेंट नहीं लिया कीजिए। अरे तो मैं फन के लिए लेती हूँ, नहीं तो मैं इग्नोर भी कर सकती थी। हाउ डज इट मैटर यार? मतलब देखिए एक बार, ज्ञान की कोई कीमत नहीं होती है। माय फादर यूज्ड टू से, अगर पैसे लेके भी कोई अच्छे से कोई चीज समझा देना आपको, वो इनवैल्यूएबल चीज है। देखिए, चाहे वो फ्री में मिले चाहे पैसे में मिले। देखिए, जेंडर यानी लिंग। समझते हैं कहानी है क्या, आते हैं। इक्वालिटी एंड जेंडर रोल्स, इसमें जो इस बार नए क्वेश्चंस कुछ पूछे गए हैं वो भी हम करेंगे और समझेंगे कहानी है क्या। इक्वालिटी एंड जेंडर रोल्स की जब हम बात कर रहे हैं, इक्वालिटी का मतलब होता है समानता और जेंडर रोल्स मतलब लैंगिक भूमिकाएं या लिंग भूमिकाएं। ठीक है, कोई एक्स्ट्रा बात नहीं। अब फटाफट से आ जाओ टॉपिक पे। तो हमें यहाँ एक चीज समझनी है, इक्वालिटी क्या है? इक्वालिटी इज कि आप बराबरी की बात करते हैं। इक्वालिटी मतलब आप समानता की बात करते हैं कि 2 बहन भाई हैं, दोनों को 5-5 रुपए दिए जाएं घर में। ऐसा नहीं हो कि उसको दे दिया आपने क्या 5 रुपए और छोटे बच्चे को दे दिया आपने 2 रुपए। तो वहां पे कई बार आपने सुना होगा मम्मी को कहते हुए कि इनको तो, जैसे मेरा भाई है तो वो घर में बोलता है कई बार, मतलब हम लोग बड़े हैं दोनों सिस्टर्स और वो छोटा है, हमसे काफी छोटा है, अभी 9th में आया है। तो अभी क्या होगा कि वो कई बार बोलेगा कि यार ये लोग तो चले जाते हैं काम से कभी भी, है ना? आपको फोन पे भी बता देते हैं तो चल जाता है, मैं तो नहीं जा पाता हूँ। तो इसका मतलब क्या, उसको हम समानता नहीं दे रहे हैं? मम्मी उसके साथ पार्शियलिटी कर रही होंगी, ऐसा होता है? नहीं। बेसिकली इक्वालिटी क्या है कि आपको हर हाल में बराबर रखना है कि आप 3 साल के बच्चे को भी बाहर भेज दो और 30 साल के व्यक्ति को भी बाहर भेज दो और दोनों को बिना पूछे चले जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। भाई 30 साल वाला फिर भी उसमें इतनी बुद्धि आ गई होगी कि वो बाहर मैनेज कर लेगा, लेकिन आपने 13 साल के बच्चे को कहीं भी वो चला जाए अगर, तो इसका मतलब इक्वालिटी तो आपने दे दी, लेकिन वो उसके लिए घातक है। क्यों? क्योंकि हम अभी ये मान रहे हैं भैया 18 साल का नहीं हुआ है, आप अपने आप से बाइक या गाड़ी लेके जाना ठीक नहीं होगा। तो इक्वालिटी हर जगह काम नहीं आती। इक्वालिटी क्या है? बेसिकली समान अवसर प्रदान करना। अब वो समान अवसर शिक्षा के, है ना, या फिर वो खेलने कूदने के, अपने आप को आगे बढ़ाने के हो, तो बिल्कुल दिए जाने चाहिए। ठीक है बात। लेकिन अगर हम बात करें इक्वालिटी से बेटर कॉन्सेप्ट, हम किसको मानते हैं? इक्विटी को। किसको मानते हैं? इक्विटी को। इक्विटी क्या है? समता है। इक्विटी क्या है? समता है। इक्विटी क्या है? समता है। समता बेटर क्यों है? क्योंकि ये एज पर नीड चलती है। आपका जो इंक्लूसिव एजुकेशन है पूरा इसी पर बेस्ड है। एज पर नीड आप फेवर दे देते हैं जैसी आवश्यकता होती है। इक्वालिटी इज ऑलवेज इक्वल अपॉर्चुनिटीज इन ऑल द टर्म्स। तो इक्वल अपॉर्चुनिटीज का मतलब फिर क्या होगा कि हमेशा आपको देखना होता है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज आप तब दे पाएंगे जब 2 लोग बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए हैं। जैसे मान लीजिए 2 भाई बहन हैं या 2 भाई भाई हैं और उनको वो सेम एज के हैं, सेम तरह से पढ़ रहे हैं, सेम मार्क्स लाए हैं, लगभग सेम ही स्थिति में है, तो उनका कॉलेज में एडमिशन किसी एक का अच्छे कॉलेज में करा दिया जाए क्योंकि पैसे हैं घर वालों के पास एक बच्चे के लिए,
और दूसरे का नहीं करा रहे हैं, या फिर पैसे होते हुए भी नहीं करा रहे हैं क्योंकि उनको वो बच्चा ही पसंद नहीं है, तो ये क्या हुआ, ये भेदभाव हो गया, ये खराब बात हो गई। यहाँ इक्वालिटी होनी चाहिए थी क्योंकि दोनों बराबर जगह पे थे। लेकिन इक्विटी कहां होती है, जब आप सिचुएशन को समझ के किसी एक को थोड़ा बहुत फेवर कर भी देते हैं। कैसे, वो ऐसे वर्क करती है कि आप देखते हैं मेट्रो में आप जा रहे हैं तो आपको एक फर्स्ट जो डब्बा है, जो मेट्रो का कोच है फर्स्ट, वो विमेन के लिए क्या होगा, पहले से ही रिजर्व्ड होगा। ऐसा ही हम देखते हैं कि जब फीमेल्स फॉर्म फिल करती हैं, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे वो आई थिंक DEET+B भी हो, तो उनकी फीस जो है वो वहां नहीं लगती है कुछ गवर्नमेंट एग्जाम्स में। अगर आप यूपीएससी भी इवन, अगर आप मेल हैं तो आपको फी भरनी पड़ेगी। अब ये थोड़ी है कि गवर्नमेंट इनइक्वालिटी कर रही है आपके साथ, ये इक्विटी के प्रिंसिपल पे आधारित है। इक्विटी मतलब समता, समता का वहां ख्याल रखा जा रहा है कि फीमेल्स को पहले ही दबा के रखा गया है। भाई दो लोगों को बराबर ट्रीट तो तब करोगे जब उनको बराबर की अपॉर्चुनिटीज मिली हो, बराबर का सब कुछ मिला हो। अब एक को पहले ही आपने पीछे रखा हुआ है, उनको मौका ही नहीं दिया, तो अब उन्हें ऊपर उठाने के लिए आपको विशेष प्रावधान करने पड़ेंगे। उसी को हम रिजर्वेशन कह रहे हैं, उसी को हम छूट कह रहे हैं। इसी आधार पर, इक्विटी के प्रिंसिपल पे ही जो हम जाति में देख रहे हैं कि जो रिजर्वेशन है वो उसी आधार पर लाया गया था। हालांकि कई लोग आजकल उसको गलत तरीके से यूज कर रहे होते हैं कि सब कुछ संपन्न होने के बावजूद भी वो लोग क्या है, नहीं उस चीज को जाने देना चाहते। ठीक है ना। तो अगर हम बात करें किस चीज की, इक्विटी की, तो इक्विटी यानी समता। समता क्या है, एज पर नीड दी जाएगी। इक्वालिटी है कि आप समान अवसर दें, कायदे में समान अवसर मिलने चाहिए, सबको मिलने चाहिए आगे बढ़ने के, पढ़ने के एंड एवरीथिंग। बट जिन लोगों को या जिस वर्ग को, समाज के जिस समूह को, जिस ग्रुप को दबा करके रखा गया है या ऊपर आने ही नहीं दिया गया, जो अंडर प्रिविलेज्ड है, किसी भी रूप में डेप्राइव्ड है, वंचित है, वहां हमें इक्वालिटी से काम नहीं चलेगा। इक्विटी का भी जोर लगाना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। इक्विटी मतलब ऊपर लाने के लिए एक्स्ट्रा भी हमें फेवर करना पड़ सकता है। तो इक्वालिटी से बेटर इक्विटी होती है एट टाइम्स, और जेंडर रोल्स में हमें ये ध्यान रखना है। इक्वालिटी क्या है कि महिलाओं और पुरुषों को बराबर, या लड़की और लड़कों को बराबर अधिकार मिलने चाहिए, खेलने के, कूदने के, सीखने के, खाने के, पीने के, है ना, खाने पीने तक में लोग गड़बड़ करते हैं। ठीक, तो अगर हम बात करें क्या है, इक्वालिटी यानी बराबरी की बात हुई। वहीं अगर हम देखें तो इक्वालिटी ना होने के कारण जेंडर रोल्स में इक्वालिटी अपने आप में ही गायब है कुछ हद तक। क्यों? क्योंकि हमने तय कर दिया कि महिलाएं ये करेंगी, पुरुष ये करेंगे, ये फलाना करेंगे। तो जेंडर रोल्स में इक्वालिटी होने की जरूरत है, या पैरिटी होने की जरूरत है, समानता या फेयरनेस होने की जरूरत है ना। पैरिटी भी समानता, समता को ही कह देते हैं। जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, किचन में सिर्फ माताजी नहीं है, पिताजी भी है और बच्चा भी है, वो भी खेल कूद रहा है। मतलब सब मिल करके अपना योगदान दे रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं लग रहा कि कोई काम किसी एक पे ही थोपा गया है। ये हुआ इक्वालिटी इन जेंडर रोल्स की बात, कि हम सब मिलकर के एक दूसरे को आगे लेकर के आ पाए। इस तरह की इमेजेस लेकिन हम आजकल तो थोड़ा चेंज होने लग गया, किताबों में नहीं दिखाने लग गए हैं। नहीं तो बुक्स में कैसी इमेज होती थी कि भैया माताजी हैं किचन में खाना बना रही हैं, पिताजी रिमोट लेके बैठे हुए हैं या बाहर से कहीं से आ रहे हैं। ठीक, इक्वालिटी एंड जेंडर रोल्स की जब हम बात करते हैं, समानता और लैंगिक भूमिका की जब हम बात करते हैं, तो जेंडर रोल्स में डालते ही हम वैसे ही कहीं ना कहीं समानता को क्या कर लेते हैं, कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं। तो जबकि ये इक्वल होना चाहिए मेल और फीमेल की जब हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इक्वालिटी होनी चाहिए, हम ये कहेंगे। जहां पे इक्वालिटी नहीं है, जहां स्थिति खराब है, वहां इक्विटी का भी इस्तेमाल करेंगे। आप ये नहीं कह सकते कि ये जो मेल है वो ज्यादा बेहतर है और फीमेल है वो ज्यादा खराब है, या इसका ऑपोजिट भी ट्रू नहीं होगा। हमको दोनों की नीड्स को समझते हुए लेकर के उनको आगे बढ़ना होगा। अब इक्वालिटी और इक्विटी का अगर हम प्रिंसिपल देखें तो इसमें हाँ ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट है। अंतिमा सीटेट में 1 नंबर का सीधा क्वेश्चन आता है, इवन हर जगह पूछ लेगा आपसे। इक्वालिटी यानी समानता। समानता आप देख रहे हैं, 3 लोग हैं अलग अलग हाइट के, लेकिन तीनों को सेम क्या दे दिया गया, प्लेटफॉर्म दे दिया गया। ये जो जिसपे भी ये खड़े हैं, ये प्लेटफॉर्म दे दिया गया सेम हाइट का, यानी 3-3 इंच की या 3-3 फीट का अगर कोई एक प्लेटफॉर्म है जिसपे खड़े होकर के वो देख पा रहे हैं, तो वो खड़े हो गए भाई 3 लोग। लेकिन क्या तीनों की हाइट बराबर है? तो यहां इक्वालिटी काम नहीं आएगी, ये इक्वालिटी बेटर नहीं है। जैसे बिहार में लड़कियों को रिजर्वेशन है जॉब्स में, उसका रीजन क्या है, वहां एजुकेशन के हालात ज्यादा खराब है और लड़कियों को और ज्यादा पीछे रखा जा रहा है ना। तो ये क्या हुआ, इक्वालिटी की बात हुई कि इक्वालिटी हर जगह काम नहीं आएगी। भाई एक बच्चा है जिसकी 2 फीट हाइट है, एक व्यक्ति है जिसकी 3 फीट हाइट है, एक व्यक्ति है जिसकी 6 फीट हाइट है, तीनों को बराबर का प्लेटफॉर्म आपने दे दिया, बराबरी तो हो गई, लेकिन इक्विटी नहीं हो पाई यहाँ पे। तो हमें इक्विटी का भी ध्यान रखना होता है लाइफ में या समाज में या जेंडर के एस्पेक्ट में भी। समता यानी
समता का हम ध्यान रखेंगे, इक्विटी का हम ध्यान रखेंगे। समता क्या होगी भाई, एक व्यक्ति जिसको वैसे ही मैच दिख सकता है बिना प्लेटफॉर्म के ही, उसकी हाइट उतनी ज्यादा है, तो हम क्या कर रहे हैं, और एक है जिसको एक प्लेटफॉर्म से दिख सकता है, तो इस वाले व्यक्ति से हमने ये प्लेटफॉर्म लेकर के यहां लगा दिया, जिसकी हाइट सबसे कम थी उसको 2 प्लेटफॉर्म मिल गए ताकि वो भी देख पाए। अगर इक्वालिटी के चक्कर में ही रहते तो क्या होता, एक व्यक्ति को यहां दिख ही नहीं पा रहा था, क्योंकि हम तो इक्वालिटी की बात कर रहे थे। तो हमें नीड बेस्ड चीजें करनी होती है। यही प्रिंसिपल आपका कहां फॉलो होता है, कह सकते हो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कह सकते हो आप रागिनी, कि आप ये कह सकते हो कि पॉजिटिव फेवर कह सकते हो, कि नीड के अकॉर्डिंग आप फेवर कर रहे हो किसी को। समझ पा रहे हैं ना हम बात को? इसका मतलब क्या हुआ? हाँ, तो अगर हम बात करें तो हम ये देख रहे हैं कि भैया हमें नीड को समझना होगा, किसकी कैसी नीड है, उस हिसाब से हम क्या करेंगे, सुविधाएं देंगे, उस हिसाब से हम रिजर्वेशंस देंगे, उस हिसाब से हम भूमिका जो है उनको निभाने का मौका देंगे। तो इक्विटी जो है वो पॉजिटिव साइड है। और अगर हम इक्वालिटी की बात करें तो इक्वालिटी जरूरी नहीं है हर जगह पे काम आए। कायदे में इक्वालिटी होनी चाहिए समाज में, लेकिन इक्वालिटी हर जगह काम नहीं आ सकती, क्योंकि हर एक व्यक्ति की नीड्स अलग है और हर एक व्यक्ति जो है वो एक अपनी विशेषता लेके आता है, अपनी यूनिकनेस लेकर के आता है। हर एक व्यक्ति से हम सेम आकांक्षा नहीं रख सकते कि मुझे पानी पसंद है, तुम्हें भी, मतलब पानी तो खैर ऐसी नीड वाली बात हो गई कि मुझे आइसक्रीम पसंद है तो तुम्हें भी आइसक्रीम पसंद करनी है, दूसरे व्यक्ति को चॉकलेट भी हो सकती है पसंद। ठीक है जी। तो अगर हम बात करें बेसिस ऑफ इनइक्वालिटीज के, तो असमानता के आधार क्या हैं? जब हम इनइक्वालिटी कर रहे हैं या इक्विटी इक्वालिटी दोनों में से किसी का ध्यान नहीं रख रहे हैं, जैसे बस में जो रिजर्वेशन है फीमेल्स के लिए होता है, मेल्स के लिए नहीं होता है सच, या फिर डिफरेंटली एबल्ड लोगों के लिए होता है जिनको कोई दिक्कत है। अब कई मेल ये कह सकते हैं कि भाई इन महिलाओं के लिए तो इन्होंने आरक्षण वो दिया हुआ है बस में आरक्षण, और हमें तो नहीं दिया हुआ। तो वो किसी आधार पे बनाया गया है, वो किसी आधार पे बनाया गया है। उसका आधार ये हो सकता है, कोई महिला प्रेग्नेंट हो सकती है, कोई महिला अपने पीरियड्स या मेंस्ट्रुएशन साइकिल पे हो सकती हैं, तो उस समय बॉडी क्या होगी, कंपैरेटिवली वीक होगी या ज्यादा पेन में होगी। तो मेल्स के केस में वैसा नहीं है। ठीक है ना। तो अब कई बार क्या होता है, लोग क्या करते हैं, फीमेल्स भी जबरदस्ती उठा देंगे। अगर आपको कोई दिक्कत नहीं, आप खड़े हो सकते हैं, आप यंग जवान व्यक्ति हैं, तो कोई बात नहीं, अगर कोई मेल बैठा है बैठा रहने दो उसको, सीट पे क्या आफत आ रही है ना। लेकिन ये फिर इस चीज को अलग तरीके से यूज किया जाता है, लेकिन उसका बेसिस वही है। तो बेसिस ऑफ इनइक्वालिटी यानी असमानता के आधार कहां से आते हैं? डिफरेंसेस इन टर्म्स ऑफ सेक्स, यानी लिंग के आधार पर अंतर करना भी क्या है, डिफरेंसेस है। डिफरेंसेस इन टर्म्स ऑफ एज, यानी उम्र के आधार पर अंतर करना। भाई कोई छोटा व्यक्ति है उसको कम महत्व दे दिया। अब जैसे आपको पता है गवर्नमेंट जॉब्स में क्या होता है, 2 लोगों के बराबर नंबर है ना। गुड़िया मुझे लगता है आपको ज्यादा समस्या है, आप रिफंड ले लीजिए कॉल करके ना, है ना। इंग्लिश में पढ़ना तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को क्या क्या कह रहे हो आप, एडमिशन क्यों दिया? आपको पता था ना जब आपको क्लासेस मिली थी, डेमो क्लास 1, 2, 5, यूट्यूब पे तो हजारों वीडियोस हैं, आपको पता है मेरे पढ़ाने का स्टाइल। तो जब पहले से पता था, अगर गलत तरीका है ये, दिस इज नॉट द राइट वे, है ना। हिंदी में मैं आपको साथ लेकर के चल रही हूँ, जो जरूरी बातें वो ट्रांसलेट करते हुए चलती हूँ। पीडीएफ भी रोके हुए हैं इसलिए कि आपको एक एक शब्द हिंदी में ट्रांसलेटेड मिल सके। ठीक है ना। तो जब मैं अगर अपनी तरफ से एफर्ट डालने की कोशिश कर रही हूँ तो आपको भी थोड़ा एफर्ट डालना चाहिए। आप गलत जगह पे आ गए हैं। एजुकेशन में आप सामान खरीदने नहीं आए हैं, टमाटर नहीं ले रहे हैं हम यहाँ पे, है ना। बेशक आप कोर्स लिया है आपने, लेकिन एजुकेशन को एजुकेशन की तरह रहने दीजिए। वो रिस्पेक्ट, वो मर्यादा खत्म नहीं हो जाती है आपके कोर्स लेने से। और ये सभी के लिए, उन लोगों को जिनको भी ऐसा लगता हो, अगर, है ना, इग्नोर, यहाँ सही बोल रहे हो। डिफरेंसेस इन टर्म्स ऑफ कास्ट, यानी कि अब क्या करें यार, कई बार दिख जाता है सामने से, है ना, कॉमेंट अचानक से चला जाता है कई बार ध्यान, कई बार तो आप इग्नोर कर सकते हो। अगर हम बात करें, हाँ, अगर हम बात करें यहाँ डिफरेंसेस इन टर्म्स ऑफ सेक्स, यानी लिंग के आधार पर अंतर हो सकते हैं। अब जिसको ये पढ़ के समझ नहीं आ रहा कि डिफरेंसेस इन टर्म्स ऑफ एज यानी उम्र के आधार पर अंतर किया जा सकता है, अब बताओ उसका मतलब पढ़ना जायज है, उसकी तैयारी करना जायज है? जिसको अगर हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में पढ़ाना है आपको स्कूल में जाके, तो अगर हमें ये नहीं पता चल रहा कि एज का मतलब उम्र होता है, सोचने वाली बात है। डिफरेंसेस इन टर्म्स ऑफ कास्ट, यानी जाति के आधार पे भी अंतर या इनइक्वालिटी की जाती है लोगों के साथ, कि ये इस जाति से हैं, इनको यहां बिठाएंगे, इनको ये वाली चीज नहीं करेंगे, इस जाति ये नीचा होता है, ये ऊंचा होता है, यानी असमानता का एक आधार हो गया, एक बेसिस हो गया। ठीक है जी। डिफरेंसेस इन टर्म्स ऑफ सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, यानी कि सामाजिक आर्थिक स्थिति
के आधार पर भी हम क्या करते हैं, भेदभाव करते हैं लोगों में। अमीर व्यक्ति आपको दिखेगा बड़े प्यार से बात करते हैं, कई लोग आपने देखे होंगे समाज में, है ना, तुरंत से पिघल के और एकदम मतलब उनसे ज्यादा इज्जत। आप अपने आसपास देख लीजिए, अपने रिश्तेदारों में देख लीजिए, जिन रिश्तेदारों के पास 4 पैसे हैं, पावर है, उनके साथ व्यवहार देखिए, हर कोई आसपास कोशिश करेगा बड़े प्यार से बात करने की, उनको एक्स्ट्रा इज्जत देने की। जो थोड़ा सोशियो इकोनॉमिकली वीक है उसके साथ अलग व्यवहार रहता है। तो ये क्या हुआ, असमानता का क्या बन गया, आधार बन गया पैसा भी, ठीक है ना, या स्ट्रेटा भी, कि रिच क्लास है, लोअर क्लास है। अभी 2000 के नोट बंद हुए हैं, देखिए आप कितने अमीर लोग आपको नजर आ रहे होंगे वहां लाइन में लगे हुए। मैं किसका कहूं, मैं खुद नहीं जा रही, लेकिन वो हो जाएंगे ना चीजें इवेंचुअली, है ना। तो उनके लिए चीजें डिफरेंट है। और अगर हम बात कर रहे हैं लोअर क्लास की, मिडिल क्लास की, अपर क्लास की, तो ये डिफरेंसेस होने चाहिए या नहीं होने चाहिए वो एक डिफरेंट बात है, बट इसके बेसिस पे भी इनइक्वालिटी हम लाते हैं। देखिए कुछ चीजें पोस्ट के आधार पे या चीजों के आधार पे आपने जीवन में मेहनत की होगी, वॉट बट गलत तरीके से इनइक्वालिटी अगर हम ला रहे हैं तो गड़बड़ है भाई। ऐसे तो आप मूवी भी देखने जाएंगे तो वहां पे भी वीआईपी सीट्स अलग होंगी, बाकी सीट्स अलग होंगी, ठीक है, उसके लिए आपने पे किया है। लेकिन हम व्यवहार, इंसान का जो रोल है कि हम सब हैं तो इंसान ही ना, वो ही भूल जाएं, किसी से ठीक से बात ही ना करें इस बेसिस पे, तो ये गड़बड़ है। हाँ सही बोल रहे हो दीपक, कोई ना कोई एक व्यक्ति होता ही है जो मुझे लगता है अलग से ये एडमिशन इसलिए लेते हैं कि परेशान करेंगे बैच में। देखिए तो ये क्या हुआ, ये आधार है इनइक्वालिटीज के, कि हम, बहुत बढ़िया अवनीत, कि हम लिंग के आधार पे कि ये महिला है ये पुरुष है, इस आधार पे असमानता करते हैं लोग समाज में। उम्र के आधार पे या आयु के आधार पे, जाति के आधार पे असमानता होती है। सामाजिक आर्थिक स्थिति के आधार पर भी असमानता होती है। बात ठीक है या नहीं है, ठीक है। तो जिनको आधार बनाया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि हमेशा ही होती है भाई। ऐसे भी तो लोग होंगे जो महिला और पुरुष होने के बेसिस पे गलत नहीं करते होंगे, किसी से इक्वल ट्रीट करते होंगे। जैसे मुझे मोस्ट ऑफ द टाइम ये चीज मेरे दिमाग में होती नहीं है जब मैं किसी से बात कर रही हूँ कि भाई अगला इंसान क्या है क्या नहीं है। अगर एक कंफर्ट जोन है तो मैं इंसान को इंसान की तरह देख के बात करने की पूरी कोशिश करती हूँ। उम्र की, एज की बात कर रहे हैं तो एज में आप छोटे व्यक्ति को भी रिस्पेक्ट दे सकते हो, बड़े को भी दे सकते हो। कास्ट की अगर हम बात कर रहे हैं, इंसान है सामने वाला, इतना काफी है मेरे लिए, है ना। और अगर हम बात करें किस चीज की, इकोनॉमिक स्टेटस की, तो अगर इंसान ठीक है सामने वाला, तो आपको क्यों इस चीज में इसको असमानता का आधार बनाना है कि आप उसी से बात करेंगे जो अपर स्टेटा में होगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं, इनको आधार बनाया जा सकता है। तो इनइक्वालिटी किसी भी बेसिस पे, इससे एक टॉपिक बनता है आपका डाइवर्सिटी वाला, जिसमें डेप्राइव्ड समूह इन्हीं आधारों के बेसिस पे कि असमानता होती है, इन्हीं चीजों को बेसिस बना करके क्या होता है, एक पूरा वर्ग बन जाता है। डेप्राइव्ड समूह बोलते हैं उसको, या डेप्राइव्ड वर्ग कह देते हैं, वंचित समूह, डेप्राइव्ड ग्रुप। यानी किसी भी आधार पे सामने वाले को वंचित समूह में डाल दिया आपने, चाहे वो जाति हो, धर्म हो, लिंग हो, उम्र हो, आर्थिक इकोनॉमिक यानी स्थिति हो आर्थिक आपकी, किसी भी आधार पे आपने सामने वाले को क्या कर दिया, वंचित कर दिया। अगर आपने वंचित कर दिया दैट मीन्स वो कहीं ना कहीं दब जाएगा, उसको आगे लेके आना है आपको। क्लासरूम में किसी भी आधार पे असमानता नहीं करनी है, बच्चे को इक्विटी का ध्यान रखते हुए समझाना है, ठीक है ना। ठीक है जी ऋषि, क्लियर है बात। चलिए आगे बढ़ते हैं विनीत की सिस्टर पारुल। चलिए देखिए जेंडर रोल्स। अब ये जेंडर रोल्स कहां से आते हैं, जेंडर रोल्स यानी लैंगिक भूमिकाएं, यानी समाज में जो लिंग के आधार पे भूमिकाएं चल रही हैं। बिकमिंग मैन और विमेन, यानी महिला और पुरुष बनना ही तो है ना, ये रोल धारण करना है जो अडल्टहुड में जाकर के लोग धारण करना शुरू कर देते हैं या बेसिकली पूरा अचीव ही कर लेते हैं। अब पर्सन्स बॉडी लैंग्वेज, एक व्यक्ति की जो बॉडी लैंग्वेज है, यानी वो जैसे चलता है, जैसे खड़े होता है, जैसे व्यवहार करता है, या जेस्चर्स जो है उसके हाव भाव, ये सब बॉडी लैंग्वेज में आते हैं। द वे अ पर्सन वॉक्स, यानी जैसे वो व्यक्ति चलता है, बात करता है, वर्क्स काम करता है, और इवन थिंग्स इज प्री डिटर्मिन्ड बाय सोशली मेड जेंडर्ड रूल, यानी समाज पहले से निर्धारित कर देता है कि अगर आप महिला हैं या पुरुष हैं तो कैसे आपको चलना चाहिए, कैसे आपको बोलना चाहिए, इवन कैसे आपको सोचना चाहिए, है ना। अभी मुझे एक इवेंट में जाना था और इवनिंग का वो इवेंट था, एक यूनिवर्सिटी में था, उत्तर प्रदेश की ही अच्छी रिनोन्ड यूनिवर्सिटी है। शाम के समय वो इवेंट था।
अगर मैं चाहती हालांकि, तो शायद मेरी जगह अगर कोई मेल होता तो उसको दोबारा सोचना नहीं पड़ता कि यार ये इवनिंग का इवेंट है और वापस भी आना है। मेरे घर में ऐसी कोई रोक टोक नहीं है, दिक्कत नहीं है, बट इवेंचुअली आप एट टाइम सिक्योरिटी के बारे में सोचते हो। कहां से आया ये सोसाइटी ने जेंडर रोल्स में भर के दे दिया कि आपका इवन थॉट प्रोसेस भी, दो लोग सेम इवेंट में, मान लीजिए किसी मेल को जाना है और फीमेल को जाना है, तो अगर आपके दिमाग में ये चीज आ सकती है, क्यों आ रही है मेरे दिमाग में, क्योंकि मुझे पता है कि भैया ये इवनिंग का टाइम है, यहाँ पे एक्सीडेंट्स होते हैं, यहाँ पे ये हो चुका है, ये एक्सप्रेसवे पे ये प्रॉब्लम है, और क्यों ही रिस्क लेना है। इवेंचुअली आई कैंसल दैट। कर सकती थी, बट बाकी फिर तरीके अपनाने पड़ते, बहुत सारी चीजें सोच के आपको जानी पड़ती हैं। अगर कोई काम आपको करना है तो एक्स्ट्रा एफर्ट फिर डालना पड़ेगा, अगर आप फीमेल हैं कई जगह पे, और कई जगह पे अगर आप मेल हैं, ऐसा भी हो सकता है। नहीं, ये वाला सेमिनार नहीं पूनम, किसी यूनिवर्सिटी का सेमिनार था मेरा। तो अगर हम बात करें तो ये चीजें होती हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आप जैसे काम करते हैं, आप जैसे बोलते हैं, आप जैसे इवन सोचते हैं, ये भी कई बार सुनिश्चित हो जाता है पहले से ही आपके जेंडर के आधार पे। होना नहीं चाहिए कायदे में, ये आपको टेंशन फ्री रहना चाहिए, ठीक है ना। तो किसी व्यक्ति की बॉडी लैंग्वेज, व्यक्ति जिस तरह से चलता है, बातचीत करता है, काम करता है, या यहां तक कि सोचता है कि वह सामाजिक रूप से बनाई गई भूमिकाओं से पहले से निर्धारित होता है। इन्हीं को जेंडर रोल्स कहते हैं। तो जेंडर रोल्स किसको कहते हैं? कि आपका चलना फिरना, रहना, खाना पीना, सोना, व्हाटएवर, मतलब जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हैं, मैं फ्री करती हूँ यार, यूनिवर्सिटी सेमिनार्स में मैं कुछ चार्ज नहीं करती। अ पर्सन्स बॉडी लैंग्वेज, द वे अ पर्सन वॉक्स, कैसे एक व्यक्ति बात करता है, चलता है, काम करता है और इवन सोचता है, ये सब किस में निर्धारित होता है? ये जेंडर रोल्स के हिसाब से निर्धारित कर देता है समाज। इसी को जेंडर रोल्स कह रहे हैं हम, ठीक है ना। इसी को जेंडर रोल्स कह रहे हैं हम, ठीक है, क्लियर है बात। तो ये जेंडर रोल्स क्या हैं? जिस तरह से आप रहते हैं, बात करते हैं, काम करते हैं, ये सब सुनिश्चित है पहले से। इन्हीं को हम जेंडर रोल्स कह रहे हैं, बिकमिंग मैन और वुमेन कह रहे हैं, है ना। अगर आप महिला हैं तो एक तरीके से ढल जाते हैं, पुरुष हैं तो एक तरीके से ढल जाते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि ऐसा करना ही है आपको, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं जेंडर स्टीरियोटाइप्स की, उससे पहले हमें ये समझना पड़ेगा जेंडर क्या है। तो जेंडर क्या है? जेंडर एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, समाज के द्वारा बनाई गई संरचना है। समाज नहीं हो अगर, तो क्या फर्क पड़ रहा है भैया? आप जंगल में जानवर रह रहे हैं, वो अपने तरीके से रह रहे हैं, कोई भी कुछ भी कर रहा है, आप अपने तरीके से रह रहे हैं, ठीक। तो जेंडर क्या है? इज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, सामाजिक संरचना है। ये आपका टॉपिक है, पूरे सिलेबस में गिवन है। सोशल कंस्ट्रक्ट यानी लिंग एक सामाजिक संरचना के रूप में, लिंग एक सामाजिक संरचना, ठीक है जी, क्लियर है बात। संरचना के रूप में, क्लियर है। वहीं अगर सेक्स लिखा होगा तो हम क्या करेंगे? सेक्स को भी हिंदी में लिंग ही कहेंगे, इसलिए आपको इंग्लिश मीडियम वाली साइड झांक के देख लेना है कि सेक्स लिखा है कि जेंडर लिखा है। क्या हो जाएगा? बायोलॉजिकल एस्पेक्ट या बायोलॉजिकल एंटिटी हो जाएगा, या बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। यानी ये कैसी इकाई है? जैविक इकाई है, कि हमारी बायोलॉजी ने, हमारी जैविकता ने हमें अलग बनाया है। महिलाएं बच्चों को जन्म देती हैं, पुरुष नहीं देते हैं। ये क्या हुई? हमारी बायोलॉजी हुई, ये हमारे अंदर बायोलॉजिकल डिफरेंसेस हुए। लेकिन समाज ने क्या किया? इन बायोलॉजिकल डिफरेंसेस को आधार बना करके सामाजिक भूमिकाएं बना दी, है ना। जैविक इकाई, क्लियर है बात? जैविक इकाई। तो अगर हम जैविक इकाई की बात करें, ये एक नंबर का क्वेश्चन सालों साल से आता रहा है और मुझे लगता है कि आता ही रहेगा, क्योंकि इसको बदला नहीं जा सकता। क्योंकि हम आज भी 2023 में भी शायद ये चीज क्लियरली नहीं समझ पा रहे हैं एज टीचर्स और एज ह्यूमन बींग्स या सोसाइटी के मेंबर्स। स्पेशली टीचर्स का रोल बहुत बड़ा है, इसलिए इनको सिलेबस में पढ़ा रहे हैं। उसके बावजूद भी कई लोग नहीं समझ पाएंगे ये चीज। लेकिन क्या है, ये इंपॉर्टेंट है कि हम ये समझें कि जेंडर क्या है? एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, समाज के द्वारा बनाई गई एक संरचना है। वहीं जो लिंग है, सेक्स है, वो बायोलॉजिकल एंटिटी है, जैविक इकाई है। आप जैविकता के आधार पर डिफरेंसेस रखते हैं, वो तो सभी लोग रखते हैं। सारे मेल भी एक जैसे नहीं होते, है ना, सारी फीमेल्स भी एक जैसी नहीं होती। तो जेंडर जो है वो समाज ने निर्मित कर दिया। वहीं जो लिंग है वो बायोलॉजिकल एंटिटी है। तो हमारे अंदर बायोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं, लेकिन
सोशल डिफरेंसेस के आधार, इसके आधार पे क्या होना चाहिए, इसके आधार पे इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए। तो ये एक नंबर में याद रखना है कि जेंडर समाज के द्वारा बनाया गया एक कॉन्सेप्ट है, वहीं सेक्स जो है वो बायोलॉजिकल एंटिटी है। एक नंबर में पूछा जा सकता है हिंदी में, दोनों में, या तो आजकल तो जेंडर भी लिखने लग गए हैं, हिंदी में क्या करेंगे, जेंडर ही लिख देंगे, फिर वहां हिंदी मीडियम वाले रोएंगे, ऐसे लोग जिनको लगता है कि एक शब्द इंग्लिश में मत पढ़ाओ, फिर क्या करोगे भाई, जेंडर अगर पढ़ के समझ नहीं आएगा तो है। तो ये सब्जेक्ट ही ऐसा है कि इसमें सारा टू द पॉइंट, आपको एक एक ट्रांसलेशन सही शब्दों में मिलना मुश्किल है, एक शब्द के 10 मतलब होंगे हिंदी में अगर आप देखेंगे, ठीक है ना। अच्छा, कब शालू आपकी क्लास लेते थे, मेरी हिंदी काफी अच्छी होगी, बताओ। हाँ ठीक है, चलें आगे बढ़ें। ठीक है, हाँ देखिए, अब स्वप्ना कह रही हैं कि आप कुर्ती क्यों नहीं पहनते हो, ये भी क्या है, जेंडर रोल से ही आ रहा है कि हम सर्टेन चीजें एक्सपेक्ट करते हैं, है ना। हाँ देखिए, शिवानी कह रही है कि हमने इतना जेंडर के बारे में पढ़ लिया फिर भी जेंडर स्टीरियोटाइप्स रह जाते हैं, क्यों, क्योंकि वो ब्रेन में चले आ रहे हैं। अभी समझेंगे स्टीरियोटाइप क्या है। तो जेंडर मतलब एक समाज के द्वारा बनाई गई संरचनाएं, भूमिकाएं, सेक्स बायोलॉजिकल एंटिटी है। अब यहाँ पे एक चीज याद रखनी है हमको, जेंडर स्टीरियोटाइप क्या है, जेंडर स्टीरियोटाइप क्या है, एक नंबर का क्वेश्चन ये भी है। जेंडर स्टीरियोटाइप बोले तो लिंग रूढ़िबद्धता, लिंग रूढ़िबद्धता क्या है भाई, स्टीरियोटाइप रेफर्स टू आर प्री कंसीव्ड नोशंस अबाउट सम पर्सन्स और ग्रुप्स, यानी रूढ़िबद्धता हमारे वो प्री कंसीव्ड नोशंस हैं, प्री कंसीव्ड नोशंस हैं। प्री कंसीव्ड नोशन क्या है, जो हमने पहले से मान लिया है ना, पूर्व निर्मित धारणाएं हैं अगर मैं कहूं तो हम ये कहेंगे प्री कंसीव्ड नोशन मतलब हमने ऐसा मान लिया है, सुना है, देखा है। तो जो हमने देखा है, सुना है, नहीं स्वप्ना तो मजे में कह रही थी कि कभी कुर्ती भी पहन के दिखाओ, वैसे कह रही थी, पढ़ने में ध्यान नहीं है सपना का, ठीक है ना। देखिए, तो स्टीरियोटाइप रेफर्स टू आर प्री कंसीव्ड नोशंस अबाउट सम पर्सन्स और ग्रुप्स। मतलब क्या हुआ इसका, इसका मतलब है कि हमारा किसी एक समूह को लेके, किसी एक जेंडर को लेकर के, कुछ लोगों को लेकर के एक प्री कंसीव्ड नोशन होता है कि इस जाति के लोग ऐसे होते हैं, फला जाति के लोग, फला धर्म के लोग ऐसे होते हैं, है ना, या मेल्स ऐसे होते हैं, फीमेल्स ऐसी होती हैं जिनको कोई समझ नहीं सकता। ये सब क्या कर लिया हमने, ये हमने स्टीरियोटाइप्स बन गए, ये प्री कंसीव्ड नोशंस हैं जो चले आ रहे हैं। अब आप एक ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं, आपको लगा था यार इस धर्म के लोग तो अच्छे नहीं होते, लेकिन जब आप उस इंसान के साथ रहे, मिले, तो आपको लगा यार ये तो ठीक है, नॉर्मल इंसान ही है ना। तो ये क्या हुआ, प्री कंसीव्ड नोशंस होते हैं हमारे दिमाग में, पहले से ही हमने बनाए हुए हैं कि इस जाति के लोग, इस धर्म के लोग, इस स्ट्रेटा के लोग, अमीर लोग खराब ही होते हैं, गरीब बेचारा उसके साथ गलती करते हैं, हर कोई वो किसी के साथ गलत नहीं कर सकता। ये सब क्या है, प्री कंसीव्ड नोशंस हैं जो हमने अपने दिमाग में क्या कर लिया है, बना लिया है। बहुत बढ़िया शालू, क्या क्या कर लिया है हमने, बना लिया है, अपने दिमाग में फिट कर लिया है, पहले से पूर्व निर्धारित धारणाएं बना ली हैं हमने। तो रूढ़िबद्धता कुछ व्यक्तियों या समूहों के बारे में हमारी पूर्व धारणाओं को संदर्भित करती हैं कि हमने जो प्री कंसीव्ड नोशंस किसी एक समूह या व्यक्ति के बारे में बना लिए हैं, जो चले आ रहे हैं समाज में, जब वो चले आ रहे हैं लंबे समय तक चलने पे, वो रूढ़िबद्धता कहलाती हैं वो चीजें। कि अब हमने ये कह दिया लड़के रोते नहीं हैं, अब लड़का सच में भी रोना चाहे तो ना रो पाए बेचारा, क्योंकि समाज ने कह दिया अरे क्या लड़कियों की तरह रो रहे हो, है ना। एक बहुत ही कॉमन कहावत चलती है, भाई चूड़ी पहन लो ना अगर ये नहीं करना तो। ये क्या है, ये स्टीरियोटाइप है। किस चीज का, कि चूड़ी पहनना क्या है, वीक चीज हो गई, ठीक है ना। तो ये स्टीरियोटाइप्स हैं जो प्री कंसीव्ड नोशंस चले आ रहे हैं समाज में, ठीक। कि लड़कियों को हम स्पोर्ट्स में नहीं भेजेंगे, लड़कों को हम शेफ नहीं बनाएंगे, डांसर नहीं बनाएंगे, या अगर वो हेयर स्टाइलिस्ट बनना चाह रहे हैं तो हमें लगेगा ये क्या लड़कियों वाले काम कर रहे हो। तो ये क्या हुए, जो रोल्स चले आ रहे हैं, हम देख रहे हैं हमारी माता जी घर में रहती हैं, पिताजी जो है बाहर जाते हैं काम पे। पिछली पीढ़ी में ये चीज बहुत हो रही थी। अब ये मान लिया गया इवेंचुअली कि बाहर का काम मैन या पुरुष करते हैं और घर का काम महिलाओं का काम होता है। इसलिए जब महिलाओं ने बाहर जाना शुरू किया तो बाहर का काम भी उनका हो गया और घर का काम तो उनका था ही, तो डबल ड्यूटी हो गई। जबकि होना क्या था, रोल्स, क्योंकि समाज समय के साथ चेंज होता है तो जेंडर रोल्स भी तो चेंज होंगे ना। हम रोल्स में क्यों बांधेंगे किसी को, ठीक है ना। नहीं, दिल्ली में बने वाले पिंक पार्क या जो पिंक बूथ आप देखते हैं वो रूढ़िबद्धता का उदाहरण नहीं कहेंगे उसको। उसका रीजन है, हमने एसोसिएट किया है पिंक कलर को, क्योंकि वो उस दिन बता रही थी ना मैं, फेमिनिन और मस्कुलिन कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जैसे करेज को हम जोड़ते हैं मस्कुलिन कैरेक्टरिस्टिक के साथ, सॉफ्टनेस को, इस सब को जोड़ते हैं हम किसके साथ,
फेमिनिन एस्पेक्ट्स के साथ, तो उस आधार पे लोगों को समझ में आ सके वो चीज, उस चीज के लिए वो इक्विटी का ध्यान रख करके बनाए गए हैं। तो रूढ़िबद्धता आपकी एनसीईआरटीज में भी बात हुई है इसकी, कि जो चीजें पहले से चली आ रही हैं कि बी बॉयज एंड डोंट क्राई लाइक गर्ल्स, है ना, लड़की हो स्पोर्ट्स में जाके क्या करोगी। एक बच्ची है जिसकी दादी उसको ये कहती है कि तुम्हें हम ट्रिप पे या नहीं भेजेंगे, क्यों, क्योंकि लड़कियां हमारे घर में बाहर नहीं जाती हैं, ठीक है ना। तो ये सब स्टीरियोटाइप्स हैं। जेंडर स्टीरियोटाइप्स कहां कहां पाए जा सकते हैं और कैसे ये बड़े होते हैं, पनपते हैं। अगर मैं कहूं तो लिंग रूढ़िबद्धताएं कहां हैं, हर जगह हैं। परिवार से भी शुरू हो सकती हैं, फैमिली। अगर माताजी कह रही हैं अपनी बच्ची को कि तुम सुबह काम करके जाना, झाड़ू लगा के जाना और घर के बर्तन साफ करके जाना, और इस चक्कर में बच्ची जो है वो स्कूल जाने में लेट हो जाती है, अभी आया था ना कल परसों क्वेश्चन, तो ये क्या है, फैमिली से ही शुरुआत हो गई कि हमने लड़कियों को तो कुछ एक्स्ट्रा ड्यूटीज दे दी, लड़कों को नहीं दी। ठीक, तो ये क्या हुआ, फैमिली, परिवार से भी शुरुआत होती है कि तुम ये कपड़े नहीं पहनोगी, तुम ऐसे बाल नहीं रखोगी, जबकि वो क्या होनी चाहिए, उसकी पर्सनल चॉइस होनी चाहिए। ठीक, लेकिन परिवार से ही स्टीरियोटाइपिंग शुरू हो जाती है। लड़के हैं तो उनको रोना बचपन से ही अलाउड नहीं है, हंसा जाता है उन पे, अरे क्या रोते रहते हो यार लड़कियों की तरह, जबकि छोटा बच्चा है, रोना आ सकता है, इमोशंस हैं, सब में होते हैं, ठीक है ना। मैरिज यानी शादी, शादी में तो ये खूब भर भर के स्टीरियोटाइप्स हमारे देश में तो स्पेशली अभी तक भी भरे हुए हैं। बहुत सारी जगह पे चीजें चेंज भी हो रही हैं। कई परिवार आपको मिलेंगे जो जेंडर स्टीरियोटाइप्स में नहीं मानते हैं, या फिर वो उसको ठीक करने की कोशिश में लगे हुए हैं। मैं ऐसे कई लोगों को जानती हूं। अभी हम देख रहे हैं ना कि गवर्नमेंट ने लॉ पास किया कि जो बेटा और बेटी दोनों को इक्वल संपत्ति का अधिकार है, यानी जो प्रॉपर्टी में राइट है वो दोनों का है। तो कुछ गिने चुने ही लोग हैं, हालांकि दो चार आसपास, जिन्होंने ये चीज की कि उन्होंने अपनी सिस्टर्स को आधा जो उनका प्रॉपर्टी में राइट था वो दे दिया, किसी ने अपनी बेटी को दे दिया, है ना। तो ये चीज क्या है, ये बदलाव की ओर हम जा रहे हैं, जबकि ज्यादातर समाज में अभी भी वो बस नियम दिखाने के लिए ही है, रियल में नहीं है, ठीक है ना। अगर हम बात करें फैमिली या परिवार की, मैरिज की, अगर हम बात कर रहे हैं विवाह की, है ना, लड़कियां कहां जाएंगी, वो कस्टम पे चली जाती है वो बात, कि लड़कियों को ही एडजस्ट करना होता है, लड़कियों को एक पर्टिकुलर तरीके से रहना सीखना होता है बचपन से ही। क्यों, क्योंकि उनको शादी करके कहां जाना है, दूसरे घर। तो ये क्या हुआ, ये स्टीरियोटाइप्स हैं जो चल रहे हैं समाज में। ठीक, करिकुलम या एजुकेशन में भी ये चीजें प्रमोट होती हैं। कैसे, हम एजुकेशन या करिकुलम में भी हम दिखाते हैं, ऐसे एग्जांपल्स देते हैं कि दो महिलाएं जिस काम को मिलकर 4 दिन में करती हैं, एक पुरुष उस काम को 1 दिन में कर देता है। तो हम क्या दिखा रहे हैं, हम ये दर्शा रहे हैं कि पुरुष जो है वो मजबूत हैं और जो महिलाएं हैं वो उसका ऑपोजिट हैं, कमजोर हैं। जबकि हम देख रहे हैं एक महिला ज्यादा काम भी करती है, अगर हम देख रहे हैं कई बार ज्यादा या बराबर तो एटलीस्ट करती ही है। और कई आपको ऐसी वर्किंग क्लास में लोग मिल जाएंगे जो दिन भर मजदूरी भी कर रही हैं जो महिलाएं, और अपने बच्चों को पीठ पे बांध करके उसका भी ध्यान रख रही हैं, काम भी कर रही हैं, और उनको जो पे है यानी जो पैसा है वो पुरुषों से कम मिल रहा है। इवन बॉलीवुड जैसी जगहों पे भी हम सुनते हैं कि भैया जो सैलरी है फीमेल एक्टर्स की वो कम है मेल एक्टर्स से। अभी ये चीज मुद्दा बनने लगी है, तो धीरे धीरे इक्वालिटी की बात हो रही है। अभी आईपीएल में जो बेटर शब्द लाया गया था ना, उस पर भी हम अभी आएंगे, वो कौन सी लैंग्वेज है। तो अगर हम बात करें तो आईपीएल में भी क्या हुआ है अभी कि जो विमेन क्रिकेटर्स हैं उनको भी क्रिकेट में भी ऐसा हुआ है कि इक्वल सैलरी दी जानी चाहिए, जो कि सही बात है। अब इसमें कई लोग आएंगे, नहीं उनका जो प्रॉफिट है वो ज्यादा होता है, ये होता है, वो फिर अंतहीन। बेसिकली ये मुद्दे इतने छोटे नहीं है, क्योंकि समाज में इतने रच बस चुके हैं, इतने गहन हो चुके हैं कि इन पे चर्चा चलती रहती है, कोर्ट में भी, समाज में भी, और बदलाव होते रहते हैं। ये एक लाइन में जवाब नहीं दिया जा सकता, बट हाँ, हम इक्विटी के आधार पर या दोनों को साथ साथ लेकर के चल सकते हैं। ठीक है, लड़कियों के लिए होम साइंस, लड़कों के लिए गणित, ये भी क्या एक स्टीरियोटाइप है। मीडिया की अगर हम बात कर रहे हैं तो मीडिया में भी ये चीज खूब दिखाई जाती है, चाहे वो न्यूज के माध्यम से हो, चाहे वो एडवर्टीजमेंट के माध्यम से हो, जो भी सर्फ, शैम्पू, साबुन, इन सब के जो एड हैं, या किचन के काम करने के जो भी एड हैं, उसमें महिलाएं ज्यादा दिखाई जाती हैं, है ना, पुरुष कम दिखाए जाते हैं। धीरे धीरे बदल रहे हैं, अब सलमान खान को भी ला रहे हैं ये घड़ी साबुन में या वॉट। तो लेकिन ज्यादातर मीडिया भी पोर्ट्रे करता है घर के काम महिलाओं के, बाहर के काम पुरुषों के, एंड ऑल। जैसे ज्वेलरी को जनरली क्या जोड़ा जाता है, आप ज्वेलरी का कोई भी एड उठा लीजिए, वहां पे आपको दिखेंगी चीजें कि महिलाओं को ही लेकर के वो एड बनते हैं ज्यादातर, बहुत कम। अब ऐसा हो सकता है कि जो चॉइस है वो एक चीज है, लेकिन टारगेट किसको किया जा रहा है, घूंघट प्रथा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ एग्जैक्टली ऐश्वर्या, बिल्कुल सही बोल रही हैं आप।
तो ये सब चीजें ही स्टीरियोटाइप्स हैं। क्यों? क्योंकि ये चले आ रहे हैं, हमारे समाज में गहनता से बैठ गए हैं। अभी कुछ लोग, इसको बदलना है आपको एज अ टीचर, एज अ सिटीजन और एज अ ह्यूमन बीइंग। आसान काम नहीं है, बहुत जगह पे ये चीज अनकॉन्शियसली भी है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि अगली जनरेशन में तो ना जाए कम से कम। तो धीरे धीरे हम बदलाव की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर हम बात कर रहे हैं, हम किसकी बदलाव कर रहे हैं? बदलाव की बात कर रहे हैं। हाँ, मैन ऑफ द मैच की जगह प्लेयर ऑफ द मैच। अब ये सब क्या है, इन पे अभी आएंगे। ये वाली लैंग्वेज है जो आपको एज अ टीचर यूज करनी है वहां पे। हाँ, 3 बेटी हो गई तो टेंशन। 3 बेटी भी इसी चक्कर में होती है कि बेटा चाहिए था जनरली। ये क्या समाज में चला आ रहा है। हालांकि आज के समय में, क्योंकि समाज बदल चुका है, रोल्स बदल जाने चाहिए थे, बट कुछ लोग नहीं बदलेंगे। देखिए, तो यहां पे लैंग्वेज की बात करेंगे कि जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज होनी चाहिए। जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज होनी चाहिए। इसका सॉल्यूशन क्या है, अभी उसी पे चर्चा करेंगे। ये तो प्रॉब्लम थी जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही थी कि स्टीरियोटाइप्स क्या हैं। तो स्टीरियोटाइप एक प्रॉब्लम है। जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज आपकी होनी चाहिए एज अ टीचर। मतलब लिंग तटस्थ भूमिका। लिंग तटस्थ, तटस्थ का मतलब होता है 0, शून्य। किसी भी लिंग की तरफ आपकी जो भाषा है वो झुकी हुई नहीं है। जैसे हम क्या कह देते हैं, एक टीचर को क्या करनी है, यूज करनी है लिंग न्यूट्रल लैंग्वेज या जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज। जेंडर पैरिटी का ध्यान रखना है, यानी दोनों को समान रूप से ट्रीट करना है ना। इसको पैरिटी भी लिख सकते हैं हम, कि समता का ध्यान रखना है ना। अब जैसे हम कैमरा मैन ना लिख करके कैमरा पर्सन लिखें, ये क्या है, जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज का उदाहरण है। बैट्समैन ना लिख के, मैं यहां लिख भी देती हूँ दूसरी तरफ, ताकि आपको जब ये नोट्स में मिलेगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या होता है अंतर। कैमरा मैन ना लिख करके हम क्या लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं कैमरा पर्सन। ये जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज है, किसी भी तरफ झुका हुआ नहीं। भाई कैमरा संभालने वाला व्यक्ति पर्सन है, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, हाउ डज इट मैटर, ठीक है ना। फिर अगर हम बात करते हैं किसकी, बैटर की, तो बैट्समैन से क्या कर दिया गया, बैटर कर दिया गया। क्यों? क्योंकि जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज बनानी है। आपको क्यों बताना है कि मैन है कि पुरुष है? भाई जो बैट का यूज कर रहा है वो बैटर हो गया, बात खत्म हो गई। हाउ डज इट मैटर कि जेंडर क्या है उसका, ठीक है ना। इसके अलावा अगर हम बात कर रहे हैं, जैसे अभी हम बात कर रहे थे मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द मैच की जगह क्या हो गया, प्लेयर ऑफ द मैच। प्लेयर ऑफ द मैच, ठीक है। क्लियर है या नहीं है? बिल्कुल क्लियर है मेरे ख्याल में। मैन ऑफ द मैच की जगह प्लेयर ऑफ द मैच हो गया, ठीक है। इतनी बात, कोई दिक्कत परेशानी इस बात को समझने में नहीं होनी चाहिए। क्लियर है। चेयरमैन की जगह चेयर पर्सन यूज करना, ये सब क्या है, जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज का उदाहरण है। जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज का उदाहरण है। तो एक टीचर की भाषा में ऐसे शब्द नहीं होने चाहिए जो किसी एक जेंडर को ही दर्शा रहे हो सिर्फ, जबकि काम इंपॉर्टेंट होना चाहिए, जेंडर नहीं। चेयर मैन, और ऐसा नहीं है इसमें सिर्फ पुरुष ही जिम्मेदार हैं इस चीज के लिए, महिलाएं भी बहुत हद तक जिम्मेदार हैं। कुछ महिलाएं जान के काम नहीं करना चाहती, उन्होंने अपने दिमाग में रख लिया है कि कुछ पुरुष भी हो सकते हैं ऐसे, लेकिन वो इस चीज का आपको बेनिफिट लेते हुए भी दिख जाएंगी कि मैं क्या करूं, मतलब मैं तो लेडीज हूं, है ना। ये अभी एक वो वायरल हुआ था ना मीम। तो ये क्या है, ये भी गलत है कि हमारी जो ड्यूटीज हैं वो भी हम फुलफिल नहीं कर रहे, जबकि गवर्नमेंट हमें मैटरनिटी लीव भी दे, सारी चीजें दे, लेकिन हम काम बराबर ना करें, सैलरी बराबर ले लें, वो भी गड़बड़ है फिर, ठीक है ना। राष्ट्रपति को नहीं चेंज करेंगे, ये कोई कह रहा है, वो भी सही बोल रहे हो आप। देखो आगे चल करके उस पर भी चर्चाएं चल रही हैं। मैं अभी एक न्यूज चैनल में गई थी कुछ टाइम पहले, तो यही डिस्कशन चल रहा था, है ना। तो चेयर पर्सन होना चाहिए, इन चीजों पे किसी का ध्यान नहीं था। लोग कह रहे थे, और अभी भी कुछ लोग हैं जिनके दिमाग में स्टीरियोटाइप बैठ गया है, वो कहते हैं क्या जरूरत है इसकी, क्या फर्क पड़ रहा है, दिमाग में कर लो चेंज। तो भैया फिर तो पिताजी को कुछ और ही गाली देके बात करो ना, फिर अगर बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा तो बेसिकली चेंज हर एक लेवल पे आना चाहिए। चेयर पर्सन हो गया, है ना। सर और मैम हम कहते हैं, टीचर होता है, चेयर पर्सन, ठीक। चेयरमैन जो है वो यहां गड़बड़ शब्द है, ठीक है।
क्लियर है? हाँ, यूट्यूब क्लास ले लो यार साथ में थोड़ा। हाँ, ऐसा भी होता है समाज में अभिषेक, ऐसा होगा ही। जब भी कोई भी एक तबका अगर लंबे समय तक दबा हुआ रहेगा तो जैसे जैसे फ्रीडम मिलेगी तो उसका रेपरकशन देखने को मिलेगा फिर एक टाइम के बाद। जैसे आप बोल रहे हो ना कि गलत केस फाइल कर देती हैं फीमेल्स, बिल्कुल गलत चीज है वो, लेकिन अब वो इक्विटी के लिए दिया गया है। अब पावर तो ऐसी चीज है ना, आप उसको गलत इस्तेमाल करोगे तो गलत हो जाएगा। उससे दिया तो वो फायदे के लिए गया है, अगर ऐसा होता है तो अगेन वही है। हाँ एग्जैक्टली अमीषा, बिल्कुल बिल्कुल। ये भी क्या है, जेंडर रोल्स बना दिए हैं हमने। जैसे आप बोल रहे हो ना कि शादी के बाद, अमीषा जैसा कह रही है कि आप फीमेल को दूर से देख के पहचान लोगे कि भैया इनकी शादी हो चुकी है, सिंदूर बिंदी वॉटेवर, और मेल को देख के पहचानना मुश्किल है। तो ये क्या, जेंडर रोल उस तरह के हैं समाज में। हालांकि ये चीजें चेंज हो रही हैं, अभी बहुत सारी फीमेल्स को देख के भी आप पता नहीं लगा पाएंगे। कोई खैर आज से मैम नहीं बोलेंगे, नहीं वो तो खैर एक नॉर्मल बोलने का तरीका हो गया। ऐसा तो नहीं है कि मतलब इसका मतलब मैम और सर में तो कोई दिक्कत है, सच नहीं है, है ना। लेकिन वो प्रोफेशन की बात हो रही है यहाँ पे कि जैसे प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल अपने आप में एक जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज है। प्रिंसिपल मैडम भी हो सकती है, सर भी हो सकते हैं, है ना, प्रिंसिपल। तो प्रधान अध्यापक महिला हो चाहे पुरुष हो, क्या है, ये जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज का बहुत अच्छा उदाहरण है। ठीक है ना। बहुत टाइम हो गया यार हिंदी में लिखे प्रधान अध्यापक नहीं लिख पा रही हूं मैं आज की डेट में। देखिए एक बार, ऐसे लिखते थे ना। खुद ठीक कर लेना भाई, इसको ठीक करो। आज तो सच में ही गलत नहीं कह रहा था कोई हिंदी के बारे में। हालात खराब हो गए बहुत। सारा खेल तो प्रैक्टिस का है ना। और मैंने 10वीं तक की पढ़ाई अपनी हिंदी मीडियम में की हुई है, तो मुझे चेंज करने में दिक्कत होती थी। प्राचार्य लिख दो, आसान रहेगा। ठीक है ना, ऐसे लिख देते हैं इसको, अध्यापक। अब ये अध्यापिका हो अध्यापक हो, हाउ डज इट मैटर। न्यूट्रल हो गया। न्यूट्रल मतलब किसी भी एक तरफ झुकी हुई नहीं है भाषा। तो हमें जेंडर पैरिटी और जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज का लिंग तटस्थ भाषा का प्रयोग करना है यदि हम जेंडर स्टीरियोटाइप को हटाना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। स्टीरियोटाइप हमें सबको समझ आ गया। स्टीरियोटाइप मतलब जो चली आ रही है, जो चीज प्री कंसीव्ड नोशन है। दूसरी चीज होती है जेंडर बायसनेस। जेंडर बायसनेस, बायस क्या है भाई? जेंडर बायस है लिंग पक्षपात। लिंग पक्षपात, पक्षपात। अब ये पक्षपात किसी के भी तरफ हो सकता है, चाहे आप मेल की तरफ झुके हुए हो, चाहे आप फीमेल की तरफ झुके हुए हो। अगर आप दोनों को नीड या इक्वालिटी के हिसाब से नहीं देख रहे हैं, किसी भी एक तरफ झुके हुए हैं, तो क्या है, ये पक्षपात है। पक्षपात बोले तो किसी एक तरफ झुके होना, लिख सकते हो नोट्स में, किसी एक के पक्ष में। पक्ष में का मतलब समझ रहे हो, नीड के अकॉर्डिंग नहीं है ये। इक्विटी में भी, समता में भी यही होता है, किसी नीड के अकॉर्डिंग हम किसी को थोड़ा सा फेवर कर देते हैं। लेकिन यहां पे आप किसी के पक्ष में और किसी के विपक्ष में चले गए, यानी किसी को ध्यान दिया आपने, किसी पे ज्यादा। मेरा फेवरेट बच्चा है ये क्लास में, मेरी फेवरेट टीचर है ये, क्यों? क्योंकि मेरी ही जाति की है। तो ये क्या हुआ, ये बायसनेस हो गई। अगर वो चीज पहले से चली आ रही है, ज्यादातर ये भी एक रिसर्च कहती है कि लड़कों पे ध्यान ज्यादा दिया जाता है क्लास में लड़कियों के मुकाबले, ये स्टीरियोटाइप है। और स्टीरियोटाइप में बायसनेस होती ही है। स्टीरियोटाइप में बायसनेस होती ही है। एग्जैक्टली तनु, ये सरनेम वाली चीजें भी आजकल बहुत सारी चीजें बदल रही हैं। बहुत सारी आपको फीमेल्स मिल जाएंगी जो जनरली सरनेम नहीं चेंज कर रहे हैं। कई लोग अपनी मर्जी से कर भी लेते हैं, बट ये चॉइस वाली बात हो गई ना। आज कई तो आपको मेल्स मिल जाएंगे, आजकल फेसबुक पे भी नाम लिख लेते हैं अपनी बीवी का बीच में। तो अभी चीजें थोड़ी बदल रही हैं पहले से, लेकिन सामान्य तौर पे वही स्थिति है। गिविंग इंपॉर्टेंस टू ओनली वन जेंडर, प्रभात बिल्कुल सही कह रहे हो, किसी भी एक तरफ झुके होना पक्षपात है। अगर आप ये कह रहे हैं कि लड़कियों के साथ बहुत गलत होते हुआ आया है, अब मैं लड़कों के साथ गलत करूंगी, मेरा बेटा होगा तो मैं उसका जीना हराम करके रखूंगी और बेटी को कुछ नहीं कहूंगी, तो ये भी पक्षपात है। स्टीरियोटाइप वो जो पहले से चला आ रहा हो कि पुरुषों को ये करना चाहिए, महिलाओं को वो करना चाहिए, जो चली आ रही चीजें हैं। अगर आप दोनों में से किसी भी तरफ झुके हुए हैं तो वो बायसनेस है। अब बायसनेस स्टीरियोटाइप में ऑलरेडी है, किसी तरफ तो आप झुके ही हुए थे तब भी, तो स्टीरियोटाइप में बायसनेस होता ही है। तो कई बार क्या होगा, स्टीरियोटाइप की जगह बायस लिखा हुआ मिल जाएगा, तो आप कह सकते हो कि वो जेंडर बायस चीज है। ठीक है ना।
तो बायस का मतलब दोनों में से किसी भी तरफ अगर आप झुके हुए हो। अच्छा, ज्यादातर केस में इसमें गड़बड़ाना नहीं है, इसमें घबराना नहीं है। कई बार क्या होगा, वो महिलाओं को आजकल के समय में ऐसे एग्जांपल्स दिए जाते हैं कि भाई मेरी बेटी है और हम उसको प्रोत्साहित कर रहे हैं कि फुटबॉल में जाए, तो ये पक्षपात नहीं है। ये दिखा रहे हैं किस चीज को, कि आज के समय में चैलेंजिंग या नॉन स्टीरियोटिपिकल रोल्स पेश कर रहे हैं, कि ऐसे रोल जो, जैसे कियन का करके एक मूवी आई थी ना, कि किसी को हाउस हस्बैंड बनना था, उसमें अर्जुन कपूर को, करीना कपूर जो है वो वर्किंग वुमेन है, तो वो दर्शाने की कोशिश थी किस चीज की, नॉन टिपिकल रोल्स की। नॉन टिपिकल या नॉन जेंडर टिपिकल रोल्स क्या है, कि बस पुरुष तो घर में रहेगा तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, महिला बेशक घर में रह ले शादी के बाद, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या है, ये नॉन टिपिकल रोल्स है, या जेंडर स्टीरियोटिपिकल रोल्स को चैलेंज करने वाली बात है। तो ऐसे चैलेंजिंग रोल्स में डालना जो है वो बायसनेस नहीं है, वो जरूरी है। वो क्या है, जरूरी है। हाँ देखो, रागिनी कह रही है फैमिली को आगे चलाने के लिए बॉयज की इच्छा है, ये क्या है मैम, स्टीरियोटाइप है या बायसनेस है? दोनों है इसमें। ये स्टीरियोटाइप है जिसमें बायसनेस ऑफ कोर्स घुली हुई है अंदर तक। स्टीरियोटाइप बिना बायसनेस के होता ही नहीं है, क्योंकि किसी तरफ तो आप झुके होगे ना, कोई तो चाह होगी आपकी, दोनों को तो आप इक्वल नहीं ट्रीट कर रहे, तो स्टीरियोटाइप में बायसनेस होती ही है, जबकि बच्चा वो आप ही का है ना। तो खैर ये सब चीजें बदलेंगी धीरे धीरे, डोंट वरी, दिल पे नहीं ले जाना है, बहुत सारी बातें हो गई, ठीक। हाँ, बेटियों को फेवर करना मैंने भी रिलेटिव्स को देखा है और बेटे को नहीं। ज्योत्सना, हो सकता है वो कुछ हद तक इक्विटी की बात कर रहे हो, नहीं तो बायसनेस भी उसमें हो सकती है, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है ना। आपको इस चीज को ही समझना है कि आप इक्विटी को बायसनेस मत समझ लीजिएगा। अगर कोई पक्ष दबा हुआ है, उसको ऊपर लाने की कोशिश हो रही है और दूसरा पक्ष ऑलरेडी ठीक स्थिति में है, तो उसको इक्विटी कहते हैं, है ना। अगर हम 3 भाई बहन जीवन में अच्छा कर रहे हैं और मैं थोड़ा ज्यादा बेटर कर रही हूं फाइनेंशियली, तो अब इक्वली क्या होगा कि भाई हमारे पिताजी की संपत्ति में से हम तीनों को बांट दीजिए बराबर बराबर। बट इफ आई एम डूइंग बेटर और मैं ये कहती हूं कि यार मैं ऑलरेडी बहुत संपन्न हूं, मुझे इस चीज से फर्क नहीं पड़ेगा, आप मेरी बहन या मेरे भाई को दे दीजिए ये चीज, ये क्या हुआ, ये इक्विटी हो गई, है ना। ये इक्विटी हो गई कि ऑलरेडी अगर आप किसी को क्या कर रहे हैं, एनकरेज कर रहे हैं किसी चीज के लिए, दबा नहीं रहे। देखिए, तो इक्विटी इज डिफरेंट देन इक्वालिटी। आगे बढ़ेंगे, जेंडर बायस की बात कर ली। अब ये बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनमें कंफ्यूजन होती है। जेंडर आइडेंटिटी, आप खुद को कैसे देखते हैं, मेल या फीमेल के रूप में, आपकी क्या आइडेंटिटी है ना। ऐसा हो सकता है कोई व्यक्ति मेल होते हुए भी खुद को फीमेल की आइडेंटिटी से देखता हो, फिर वहां पे वो क्या आ जाता है, आप प्रवीण, ये डिपेंड करेगा आप कितना अच्छा कर रहे हैं जीवन में। जेंडर रोल की अगर हम बात कर रहे हैं तो अगेन महिलाएं ऐसे रहती हैं, पुरुष ऐसे रहती हैं, ये हो गया जेंडर रोल। एक चीज होती है जेंडर टाइपिंग या जेंडर रोल टाइपिंग, कि जब आप महिलाएं ऐसे रहती हैं, मतलब लड़कियां लंबे बाल रखती हैं, लड़के छोटे बाल रखते हैं या ये कपड़े पहनते हैं, जब आप वो अपने व्यवहार में दर्शा रहे हैं तो वो रोल टाइपिंग आप दर्शा रहे हैं कि जो टाइप किया गया है रोल उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं। जेंडर स्टीरियोटाइप, स्टीरियोटाइप जो चला आ रहा है पहले से उसी को। डिस्क्रिमिनेशन अगेन आपका इसमें हो गया भेदभाव। अब भेदभाव लड़कियों के प्रति भी हो सकता है, लड़कों के प्रति भी। डिस्क्रिमिनेशन, बायसनेस लगभग सेम ही बात है। इवन स्टीरियोटाइप में भी ये दोनों चीजें होती ही हैं। ठीक है जी, क्लियर है। कोरोना आ रहा है मुझे, हमारी सोसाइटी में इतना कुछ चल रहा है। प्रीति, ये हमेशा होगा, है ना। ये चीजें परेशान करती हैं, बॉदर करती हैं, बट आपको ये देखना है एज एन इंडिविजुअल जो है वो रहने दीजिए, चाहे आप महिला हो पुरुष हो। ऐसा नहीं है कि पुरुषों की लड़ाई खत्म हो गई, उनको कुछ नहीं करना जीवन में, उनकी अलग बैंड बजी हुई है। तो आपको अपना बेस्ट करना है जीवन में, आप बेहतर करें लाइफ में, कुछ अच्छा करें, उस चीज पे फोकस कीजिए, फिर लड़िए बाकी चीजों के लिए, है ना। तो ये सब चीजें, समाज है तो चीजें भी रहेंगी, बॉदरिंग चीजें भी रहेंगी, बदलाव भी आएंगे, बट वो आपके पास तो एक ही जीवन है ना, इसमें आपको खुश भी रहना है, इसमें बाकी चीजें भी करनी है, ठीक है ना। चलिए खैर आगे बढ़े। किसी को ये समझने में दिक्कत हो रही हो तो बता सकते हो आप। टाइम ओवर हो गया आज के लिए। अच्छा, हाँ, इवन हम अदर जेंडर्स के साथ भी गलत करते हैं, वो डिस्क्रिमिनेशन हो गया एक तरह से, है ना। उनको काम तक नहीं मिलता, जैसे कई लोग ट्रांसजेंडर की बात कर रहे हैं। तो फ्यू कॉन्सेप्ट्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो अब मुद्दे बदल तो रहे ना। अभी गंगूबाई एक मूवी आई थी कुछ टाइम पहले, कई लोगों को मिर्ची लगती है इस तरह की चीजें, जब भी कुछ डिफरेंट होता है उनको इतनी मिर्ची लगती है, क्योंकि मान लीजिए मुझे अधिकार मिले हुए हैं और कोई मुझसे कहे कि नहीं, ये दूसरे वाले इंसान को जो दबा के रखा है तुमने, ये ठीक नहीं है,
मैं कहूं मेरे लिए तो ठीक है भाई, मेरे तो मजे आ रहे हैं, 4 काम एक्स्ट्रा करता है सामने वाला, तो मैं तो दबा के रखूंगी, मैं क्यों उसको अधिकार दूं उसके। तो ऐसे लोगों को मिर्ची लगती है फिर जब समाज बदलता है तो, क्यों? क्योंकि उनको कुछ एक्स्ट्रा इनपुट उसमें देना पड़ेगा। तो फ्यू कॉन्सेप्ट इसमें कहीं दिक्कत हो रही है इनमें से किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने में, अदरवाइज फिर कल आगे बढ़ेंगे। कल मैं एक बार ही रिवाइज भी करा दूंगी, ये जो कॉन्सेप्ट है इनमें कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इनकी डेफिनेशन भी लिखवा दूंगी, डोंट वरी। सेक्स बायोलॉजिकल एंटिटी, जैविक है। वहीं अगर हम बात कर रहे हैं जेंडर की, तो वो सोशल कंस्ट्रक्ट है, समाज के द्वारा बनाया गया है कि महिलाएं ये काम करेंगी, पुरुष ये काम करेंगे, महिलाएं ये कपड़े पहनेंगी, पुरुष ये कपड़े पहनेंगे। वहीं बायोलॉजी की अगर हम बात करें तो बायोलॉजी समाज ने नहीं बनाई है, वो बायोलॉजिकल है, नेचर ने बनाई है, प्रकृति ने बनाई है कि महिलाओं की बॉडी में ये चेंजेस होंगे, महिलाएं ये करेंगी, पुरुष ये करेंगे। मतलब करेंगे मतलब बायोलॉजिकल ड्यूटी हो गई ना एक तरह से, क्या कि महिलाएं नेक्स्ट जनरेशन को जन्म दे सकती हैं, पुरुषों की बायोलॉजिकल ड्यूटी डिफरेंट हो सकती है, बायोलॉजिकल मेकअप डिफरेंट है, उनका ड्यूटी जाए तेल लेने, क्या है ड्यूटी भी, क्योंकि समाज नहीं बना दी अगेन। तो बायोलॉजिकल मेकअप महिलाओं और पुरुषों का जैविक जो संरचना है, उनका स्ट्रक्चर है, वो डिफरेंट है। उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं सेक्स, कि बायोलॉजिकली अलग है। वहीं जब समाज ने जो चीजें बनाई हैं, भाई झाड़ू महिला लगाए पुरुष लगाए झाड़ू ही लग रही है ना, तो वो जेंडर रोल्स हैं। लेकिन कई लोगों के पेट में दर्द हो जाएगा, अरे बताओ तुम अपने घर में पति होकर के झाड़ू लगाते हो, तो ये क्या हुआ? ये स्टीरियोटाइप है हमारे दिमाग में जो चला रहा है, ये जेंडर रोल है। ठीक, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद आपका, कल मिलेंगे। ये थोड़ा सा ऐसा ही टॉपिक है, कई लोगों को बोरिंग भी लग सकता है, बट समय के हिसाब से, समाज के हिसाब से जरूरी टॉपिक है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। और कल को आपको भी ये चीजें स्कूल में ध्यान रखनी है, नहीं तो जिनको ध्यान नहीं भी रखनी है उन्हें भी पढ़ के समझना पड़ेगा, क्योंकि नंबर तो इसके बिना नहीं मिलेगा, पढ़ना तो पड़ेगा। जेंडर टाइपिंग और जेंडर रोल बता दो। देखो जेंडर रोल से ही रोल टाइपिंग बनती है कि आप वैसे रोल्स को धारण करने लगते हो, है ना। इस पे मैं एक बार कल और फिर से लिखवा दूंगी आपकी इसकी डेफिनेशन भी, कोई टेंशन नहीं है। कल मिलते हैं, और कल इसके कुछ क्वेश्चंस भी हैं काफी सारे, जो क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि एक एक नंबर का तो टॉपिक में वही क्वेश्चंस हम निपटा दें इतने कि आपको कल को दिक्कत ना ही हो। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। समय है हमारे पास, कोई जल्दी नहीं है कि हमें सिलेबस खत्म करना है तो एक दिन में ही सब कुछ निपटा दें। और कोई डाउट हो इसके अलावा तो पूछ सकते हो, आप सच में बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अच्छा, धन्यवाद वर्षा। हाँ, यूट्यूब पे है क्लास 9:15 बजे। चलिए ध्यान रखिए अपना, टेक केयर, बाय।